तो बच्चों हम लोग आज देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, राइट। तो हम लोग ये देखेंगे कि टेम्परेचर का रेजिस्टेंस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, राइट। तो जो फर्स्ट जो हेडिंग है आज की हमारी, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, effect of temperature on resistance, effect of temperature on resistance, resistance है ना। तो या रजिस्टिविटी, यहाँ जो ग्राफ बनेगा वो रजिस्टेंस और रजिस्टिविटी दोनों का एक साथ ही बनेगा, है ना। रजिस्टिविटी है ना। तो ये हेडिंग हम लोग देखेंगे बच्चों। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर हम इस डिस्कशन को, जैसे हमारा फार्मूला ऑलरेडी हम जानते हैं कि ये R इज इक्वल टू, ये वाला फार्मूला हम लोग जानते हैं कि R इज इक्वल टू m अपान एन ई स्क्वायर टाउ इंटू एल अपान ए, राइट। ये वाला फार्मूला हम लोग जानते हैं। तो हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें तो फिर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखो रजिस्टेंस किसका निकाला जाएगा, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था मटेरियल का, है ना। तो यहाँ पर मटेरियल है ना। और इसको हम कितने कैटेगरी में इस डिस्कशन को डिवाइड कर देंगे, तो इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे, है ना। 1 2 3। बाद में हम जो है एक डिस्कशन करेंगे और भी, जैसे एक और डिस्कशन की बात हम लोग करेंगे यहाँ पर। अब ये इससे कुछ सेपरेट होगा, लेकिन अब यहाँ रेजिस्टेंस की ही बात होगी, तो फिर यहाँ कंडक्टर की बात हम करेंगे, है ना। तो नॉर्मली ये मेटल जो होगा, तो नंबर 1 क्या है, ये मेटल है नंबर 1, है ना। नंबर 1 क्या है हमारे पास, मेटल है, मेटल। नंबर 2 क्या है हमारे पास, नंबर 2 है सेमीकंडक्टर, है ना। ये कंडक्टर में आएगा, ये सेमीकंडक्टर। ये किस में आएगा, कंडक्टर में आएगा, कंडक्टर में आएगा। ये किस में आएगा, सेमीकंडक्टर में आएगा, सेमीकंडक्टर में आएगा। और ये नंबर 3 किस में आएगा, एलॉय, जिसकी बातें हमने किया था। कुछ हम लोगों ने क्या बनाया है, एलॉयज बनाया है, जिसमें हमने 2 3 4 चीज़ों की, जैसे नाइक्रोम है ना, कांस्टेंटन है ना, और हमने बात किया था। और एक हम चौथी जो बात कर लेंगे यहाँ पर सुपर कंडक्टर की, है ना। तो एक हम यहाँ चौथी बात कर लेंगे सुपर कंडक्टर की, सुपर कंडक्टर, इसकी भी बात हम करेंगे, है ना। तो कुल मिलाकर के हेडिंग हमारी वही है कि टेम्परेचर का इन चीज़ों पर क्या इम्पैक्ट है। तो जो हमारा डिस्कशन है, और हम सभी लोग जानते हैं कि ये जो बीच में क्वांटिटी है यही रजिस्टिविटी है। इसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, रजिस्टिविटी बोलते हैं, है ना। तो फिर हम लोग इस डिस्कशन को 3 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो पहला पार्ट यानी कंडक्टर, अब उसमें हम सारी चीज़ें देखेंगे। तो जैसे पहला पार्ट है हमारे पास कंडक्टर, तो चलो पहले नंबर 1 की हम इसमें बात कर लेते हैं। तो पहली बात हम लोग करेंगे मेटल की यानी कंडक्टर की। तो कंडक्टर और
बात करेंगे। नॉर्मली कंडक्टर का काम कौन करता है? नॉर्मली मेटल्स करती हैं, और इस मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेमीकंडक्टर में थोड़ा कम फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, और एलॉयज में और कम फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। सुपर कंडक्टर की कहानी थोड़ी सी अलग है ना, तो उन सारी चीज़ों पर हम विचार करेंगे। अब फर्स्ट पॉइंट जिस पर हम डिस्कशन करेंगे वो है कंडक्टर की बात हम करेंगे। तो यहाँ कंडक्टर के केस में आप ध्यान दें अगर, तो फार्मूला तो हमारा वही है। अब आप देखें, जैसे इसमें भी अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो इसके रेजिस्टेंस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना, तो ये हमें कुल मिलाकर के समझना है। तो कंडक्टर यानी मेटल है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। ये R इज इक्वल टू रो L अपान A, और यही वैल्यू है M, है ना, M अपान, है ना, यहाँ से देख सकते हैं आप, M अपान N E स्क्वायर टाउ इंटू L अपान E। तो ये जो है ये फैक्टर मीन्स रजिस्टिविटी यहाँ पर साफ साफ आपको समझ में आ रही है ना। देखो, जब हम यम की बात करेंगे तो यम जो है वो मास ऑफ चार्ज कैरियर, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, है ना, यहाँ पर अगर हम सारी बातें कर लें तो यम क्या है, मास ऑफ चार्ज कैरियर या इलेक्ट्रॉन। तो यम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। या देखो सेमीकंडक्टर के केस में या उसके केस में क्या हो जाएगा, चार्ज कैरियर क्या हो जाएगा, चार्ज कैरियर। और यन जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई जो है वो चार्ज है ऑन इलेक्ट्रॉन, है ना। यन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ चार्ज कैरियर। ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, है ना, ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, है ना। अब देखो, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, अब देखो इस कहानी यहाँ से बहुत ही क्लियर हो जाएगी। अब हम स्वयं भी इस पर विचार कर सकते हैं, आप भी समझ सकते हैं कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या मास पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से टेम्परेचर को बढ़ाने से मास पर तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अच्छा, नंबर पर इम्पैक्ट पड़ेगा भाई। किसी हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वजह से संभव है कि मेटल में कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर चले आए। देखो, अगर यन बढ़ेगा, है ना, यन का नंबर बढ़ेगा, तो सिंपल सी बात है कि यन का नंबर अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस, यन का नंबर अगर बढ़ेगा यहाँ से, तो इसका मतलब कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा, है ना, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और देखो टाउ अगर यन का नंबर अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। और अगर टाउ यानी टाउ क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। देखो हम फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर टाउ क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, है ना। यल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर है। ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो ये दो बातें आप जानते हैं। टाउ जो है क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। यल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर है। ए है क्रॉस सेक्शन एरिया। तो जब कंडक्टर के केस में, यहां से बात को आप समझिए, हमने क्या लिया है, मेटल लिया है, और मेटल क्या होता है, कंडक्टर होता है। और कंडक्टर के केस में
हमने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया। हमने क्या किया, इस कंडीशन में टेम्परेचर को हम बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ से दो सिचुएशन जनरेट होगी, है ना। पहली सिचुएशन ये जनरेट होगी कि पहली सिचुएशन ये जनरेट होगी, n बढ़ेगा, है ना, n इंक्रीज करेगा। n मीन्स n इंक्रीज करेगा और टाउ डिक्रीज करेगा, टाउ डिक्रीज करेगा। देखो अगर n इंक्रीज करेगा, n कैसे इंक्रीज करेगा, n कैसे इंक्रीज करेगा भाई, मेटल है उसमें ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, मेटल है उसमें ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन है, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना, वो फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल में टहल रहे हैं। जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट सेल में बधे होंगे वो सुटेबल एनर्जी पा करके वो भी फ्री होकर के दौड़ने लगेंगे, है ना। तो इसकी वजह से सीधी सी बात है कि अगर n की वैल्यू बढ़ेगी तो r क्या करेगा, घटेगा। मीन्स अगर ये बढ़ रहा है तो यहाँ से ये दोनों बातें साफ साफ होंगी कि यहाँ से r भी घटेगा, और r अगर घटेगा तो इसका मतलब रो भी घटेगा, r एंड रो देखो दोनों घटेगा। लेकिन यहाँ पर टाउ देखो, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के पास एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाएगी, और अब तक वो जिस स्पीड से मूवमेंट कर रहा था उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब कि जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है वो घट जाएगा, जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है वो घट जाएगा। और अगर एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ये घटेगा तो यहाँ से ये दोनों बढ़ेगा, यहाँ से R भी बढ़ेगा और यहाँ रजिस्टिविटी भी बढ़ेगी, रजिस्टेंस भी बढ़ेगा और रजिस्टिविटी भी बढ़ेगी, है ना। तो अब डोमिनेटिंग यानी दो फैक्टर पर R डिपेंड करेगा। अब इसमें डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा है उसको हम लोग डिस्कस करके समझने का प्रयास करते हैं। तो देखो यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि मेटल्स के लिए फॉर मेटल्स, है ना, मेटल के लिए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नियर अबाउट 10 to the power 29, है ना, 10 to the power 29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, है ना। देखो ये नंबर बहुत ज़्यादा है। अब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट और हो जाएगा, है ना। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट और हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निश्चित रूप से बढ़ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निश्चित रूप से बढ़ रहा है, लेकिन ये डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं है, सिग्निफिकेंट नहीं है। यानी इसका जो है रेजिस्टेंस पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि रिलेटिव नंबर में जो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे उनका नंबर इसके रिस्पेक्ट में बहुत कम होगा। भाई ये टोटल नंबर बहुत ज़्यादा है, 10 to the power 29 का मतलब ये बहुत ज़्यादा है। इसके रिस्पेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे उनका नंबर बहुत कम होगा। तो इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने पर n बढ़ेगा, सही बात है, लेकिन मेटल के लिए ये नंबर बहुत ज़्यादा है। तो नंबर ऑफ इंक्रीज्ड इलेक्ट्रॉन number of increased electron, number of increased electrons, number of increased electrons is not significant,
number of increased electron is not significant as compared to 10 to the power 29। तो इसका मतलब कि इट इज नॉट डोमिनेटिंग फैक्टर, इट इज नॉट डोमिनेटिंग फैक्टर, इट इज नॉट डोमिनेटिंग फैक्टर, इट इज नॉट डोमिनेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो ये डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं होगा। हाँ, ये डोमिनेटिंग फैक्टर हो जाएगा, यहां से ये डोमिनेटिंग फैक्टर हो जाएगा। तो दिस इज डोमिनेटिंग फैक्टर, दिस इज डोमिनेटिंग फैक्टर, डोमिनेटिंग फैक्टर। तो रिजल्ट क्या आएगा, दोनों से रिजल्ट ये आएगा कि आर, और दोनों से रिजल्ट ये आएगा कि आर भी बढ़ जाएगा और रो की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, है ना। तो पहला डिस्कशन हम लोगों ने किया कंडक्टर के रिस्पेक्ट में, कितना बढ़ जाएगा वो टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टेंस के फार्मूले से हम लोग चेक कर लेंगे कि कितना उसमें बढ़ जा रहा है सेमीकंडक्टर के भी रिस्पेक्ट में। और है ना, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी और चीज़ें कैसे बढ़ जाती हैं, तो उसको हम लोग अभी फार्मूले के डेरिवेशन से समझ लेंगे। देखो, कॉपर के लिए जो है रेजिस्टेंस और टेम्परेचर, कॉपर के लिए रेजिस्टेंस और टेम्परेचर में जो है यू कैन से ग्राफ दिया गया है, तो वो ग्राफ हम बना देते हैं, है ना। ये मिटा दिया जाए तो देखो इसको मिटा देते हैं, यानी यहाँ पर हम अपने डिस्कशन से एक फाइनल रिजल्ट पर पहुंचे कि आर की वैल्यू क्या कर रही है, बढ़ रही है ना। आर की वैल्यू क्या कर रही है, बढ़ रही है। आर बढ़ रहा है तो रो भी बढ़ रहा है। तो यहाँ से जो हमें ग्राफ मिलेगा, ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, है ना। इसके नीचे हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो टेम्परेचर और, है ना, तो इसमें हम लोगों ने एक डिस्कशन किया, यहाँ पर ये पॉइंट में डिस्कशन किया, यहाँ पर एक पॉइंट में डिस्कशन किया। अब एक पॉइंट में हम लोग ग्राफ बना देंगे, है ना। चलो यहाँ ग्राफ बना देते हैं, इसको मिटा दिया जाए। तो ग्राफ देखो, ग्राफ टेम्परेचर और रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी सेम ही ग्राफ होता है। तो अगले जो है, अगले पॉइंट में हम लोग क्या ड्रा करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे किसके किसके बीच में, रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी वर्सेस, है ना, रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर। तो इसके बीच में ग्राफ कुछ ऐसा आता है ना। यहाँ पर क्या इंक्रीज कर रहा है, आर या जो है रो, दोनों इंक्रीज करेगा। और इस लाइन पर हम मानते हैं कि टेम्परेचर जो है इंक्रीज कर रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से इसका जो ग्राफ आता है तो वो है ना, पहले तो तेजी से इंक्रीज करता है ना। तो इसका ग्राफ जो आता है, सीयू के लिए जो ग्राफ दिया गया था वो कुछ ऐसे दिया गया है ना। ये किसके लिए ग्राफ बनाया हमने, सीयू के लिए, है ना। किसके लिए ग्राफ है, ग्राफ फॉर कॉपर मेटल, सीयू मेटल के लिए ये ग्राफ है ना। टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी में ये इसके लिए ग्राफ है ना। तो ये चीज़ें मुझे लग रहा है कि बहुत ही क्लियरली आपको ये बातें समझ में
आ रही है, राइट। तो यहाँ पर हम दूसरी बात करेंगे सेमीकंडक्टर की, फिर एलॉय की, है ना। तो एक बात हमने कर लिया कंडक्टर की, है ना, तो इसको मिटा दिया जाए। तो दूसरी बात हम करेंगे सेमीकंडक्टर की, राइट। तो देखो सेमीकंडक्टर की क्या कहानी बनती है। सेमीकंडक्टर के रिस्पेक्ट में क्या कंडीशन होती है। तो सेमीकंडक्टर में ये देखा जाता है, देखो यहाँ पर आपने मेटल के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर, मेटल के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों बढ़ रहा है। सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस, है ना। अच्छा, यही जो सेमीकंडक्टर की कहानी है भाई, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, यहाँ से रिजल्ट क्या निकल रहा है, अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने पर करंट की वैल्यू घटेगी, है ना, आई की वैल्यू घटेगी, है ना। तो सिंपल सी बात है कि अगर आर बढ़ेगा, है ना, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो फिर इसका मतलब है कि आई घटेगा, है ना, पहले केस में। दूसरे केस की बात करते हैं सेमीकंडक्टर की, तो इसमें भी आप दोनों चीज़ों पर आप विचार कर सकते हैं और डोमिनेटिंग फैक्टर को आप देख सकते हैं कि कौन सा डोमिनेटिंग फैक्टर है। सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर का केस है, तो सेमीकंडक्टर में भी सिंपल सी बात है कि रेजिस्टेंस, है ना, सेमीकंडक्टर में हमने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया, तो यहां से फिर से वही दो चीज होगा, एन बढ़ेगा और टाउ जो है वो घटेगा, है ना। तो एन के बढ़ने से एन कितना बढ़ेगा, एन का नंबर बहुत ज्यादा होगा, है ना। तो ये जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज्ड रैपिडली, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज्ड रैपिडली, बहुत ज्यादा यहां बढ़ जाएगा, रैपिडली, है ना, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां पर बढ़ जाएंगे। इस वजह से इस बार ये डोमिनेटिंग फैक्टर होगा, मींस यहाँ रेजिस्टेंस भी घटेगा और रेजिस्टिविटी भी घटेगा। तो ये जो डोमिनेटिंग फैक्टर यही होगा, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या होगा, डोमिनेटिंग फैक्टर, डोमिनेटिंग फैक्टर। इस बार यहाँ पर हमें पता है कि ये बढ़ने से, ये घटने से जो है ना, आर बढ़ता है, ये घटने से ये बढ़ता है, लेकिन इस बार जो है ये डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं होगा, नॉट डोमिनेटिंग फैक्टर, नॉट डोमिनेटिंग फैक्टर। देखो ये हमें कैसे पता चल रहा है कि कौन सा डोमिनेटिंग फैक्टर है, कौन सा डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं है। एक्सपेरिमेंट से, साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट करके इसको डिसाइड किया है, करके एक्सपेरिमेंट देखा है ना। लॉजिकली ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के रिस्पेक्ट में तो बहुत कम होंगे, तो इसी वजह से जो है यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो टोटल नंबर ऑफ इंक्रीमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, घट जाता है। तो ये डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं होता, तो जो रिजल्ट यहाँ से आता है, तो फाइनल जो रिजल्ट आता है यहाँ से आर भी घट जाता है और रो की वैल्यू भी घट जाती है। तो यहाँ जो ग्राफ आता है, नाइक्रोम का ग्राफ ऐसे बनाया गया है ना, वो सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में किसका किसका ग्राफ,
सेमीकंडक्टर में जर्मेनियम और सिलिकॉन और जर्मेनियम, है ना, सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए जो ग्राफ बनाया गया है ना, इसके नीचे डायरेक्ट आप हम ग्राफ बना सकते हैं। एक पॉइंट का डिस्कशन किया, दूसरे पॉइंट में आप ग्राफ बना सकते हैं। तो ये ग्राफ आर वर्सेस टेम्परेचर है ना, तो ऊपर चलने पर ये बढ़ रहा है और इस डायरेक्शन में ये बढ़ेगा, तो इसका ग्राफ जो आता है कुछ ऐसे आता है ना। ये किसके लिए आता है? ये सेमीकंडक्टर के लिए आता है, यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम, इसके लिए ग्राफ कुछ ऐसा आता है। यानी टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ आर घट रहा है, टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ आर घट रहा है ना। और तीसरी कहानी भी बहुत ही सिंपल है। तीसरी कहानी क्या है? बहुत सिंपल है। एलॉयज का जो केस है, एलॉयज में हम एलॉयज के केस में हमने एलॉयज में तीन चार लिया है ना, नाइक्रोम लिया है, कॉन्स्टेंटन लिया है ना, तो ये लिया है। तो एलॉयज के केस में ये दोनों फैक्टर देखो, जब फिर से तो कहानी वही बनेगी। एलॉयज के केस में अगर हम टेम्परेचर को देखो, यहाँ से अगर हमने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से कहानी फिर से वही होगी कि इसका मतलब कि यहाँ पर नंबर ऑफ यन है ना, नंबर ऑफ यन बढ़ेगा। अब कितना यन बढ़ेगा? और सिंपल सी बात है कि रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास अगर एनर्जी आ जाएगी तो फटाफट टकराना शुरू कर देगा, है ना, इसलिए रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो निश्चित रूप से स्टोरी तो वही पुरानी है कि अगर ये बढ़ेगा, यन की वैल्यू बढ़ेगी, तो इसका मतलब कि आर भी है ना, आर घटेगा, और अगर ये घटेगा तो आर बढ़ेगा। यहाँ से आर क्या होगा? घटेगा। और यहाँ से आर क्या होगा? आर, जब भी हम यहाँ पर आज के डिस्कशन में जहाँ जहाँ भी हम आर लिख रहे हैं, तो आर का मतलब ये भी है कि उसके साथ साथ में रजिस्टिविटी भी वैसा ही बिहेव करेगी, है ना। रेजिस्टेंस एंड रजिस्टिविटी दोनों सेम तरीके से बिहेव करेगी। तो यहाँ पर पॉइंट ये है कि आर जो है क्या करेगा, यहाँ से बढ़ेगा। लेकिन फाइनली ये देखा गया है कि दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, है ना। तो ये जो है बोथ कैंसिल आउट टू ईच अदर, तो बोथ कैंसिल आउट टू ईच अदर, ये सब एक दूसरे को क्या करते हैं? कैंसिल आउट कर देते हैं। तो रिजल्ट क्या आता है कि ये बढ़ता नहीं है, यानी टेम्परेचर के इंक्रीमेंट से जो रिजल्ट है, यहाँ से जो रिजल्ट आएगा ये आर है ना, ये जो रिजल्ट आएगा ये लगभग सेम रहता है, आर एंड रो ये सेम रहता है। इसका मतलब कि दोनों फैक्टर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, इसीलिए ये सेम हो जा रहा है ना, ना तो घट रहा है ना ही बढ़ रहा है ना। तो यह इसका जो ग्राफ आता है उसको हम लोग देखेंगे फटाका। नाइक्रोम मैग्नेनियम कॉन्स्टेंटन है ना, तो नाइक्रोम का ग्राफ कुछ इस प्रकार से आता है। एक पॉइंट में हमने डिस्कशन ये कर लिया कि यहाँ ये दोनों फैक्टर लगभग बराबर इम्पैक्ट डालते हैं, इसीलिए कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये दोनों सेम रह जाता है, यानी ना ही घटता है ना बढ़ता है। टेम्परेचर के इंक्रीज करने से इसका जो ग्राफ आता है वो कुछ इस प्रकार से आता है। आर और यानी जहाँ जहाँ भी हमने ग्राफ बनाया है, इस तीनों ग्राफ में आर और रो हम दोनों बना रहे हैं ना, आर और रो हम दोनों बना रहे हैं। तो इसका जो ग्राफ आता है यहाँ से,
है ना, टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ये कुछ ऐसे ग्राफ आएगा नाइक्रोम के लिए, है ना। ये है क्या, टेम्परेचर। ये क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर के इंक्रीज करने से जो रो है और ये है, दोनों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये किसके लिए ग्राफ है, नाइक्रोम के लिए है ना, नाइक्रोम के लिए ये ग्राफ है। नाइक्रोम के लिए ये ग्राफ बनाया गया है। तो अब देखो, ग्राफ से एक बात बहुत क्लियर है कि इंक्रीमेंट तो होता है लेकिन बहुत कम होता है, यानी ना के बराबर इंक्रीमेंट, है ना। इन एज कंपेयर टू मेटल ये रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस बहुत कम बढ़ता है ना। रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ही कम बढ़ता है। ग्राफ को थोड़ा सा आप और नीचे कर सकते हैं, ग्राफ को आप ऐसे बना सकते हैं, है ना। तो ये किसके लिए, नाइक्रोम। तो मतलब यहाँ कम, देखो यहाँ लगभग बराबर, है ना। तो हम यहाँ पर नोट करके लिख सकते हैं कि ये इन कंपैरिजन टू मेटल बहुत कम इंक्रीमेंट होता है ना। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम टेम्परेचर कॉफिशिएंट को भी देखेंगे और समझेंगे कि कैसे इम्पैक्ट टेम्परेचर डालता है रेजिस्टेंस पर, मैथमेटिकली हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो उस चीज़ को भी यहाँ पर हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले जो है हम सुपर कंडक्टिविटी को समझ लेते हैं। हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं सुपर कंडक्टिविटी के रिस्पेक्ट में। सुपर कंडक्टिविटी को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम टेम्परेचर कॉफिशिएंट की बात करेंगे, राइट। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है मेटल के रिस्पेक्ट में इसकी रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस ना के बराबर बढ़ता है, ये बात हम जानते रहेंगे। अभी इतना ज़्यादा डीप में जाकर के प्रश्न नहीं करेगा, अब ये रिसर्च की बातें हैं, है ना। तो थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पर हम चौथा पॉइंट सुपर कंडक्टर की करेंगे। तो चलो देखो, तो है ना, अब इसी चीज का फायदा उठाया जाएगा। सुपर कंडक्टर जो है वो एक ऐसा मटेरियल है जिस मटेरियल का बहुत लो टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है ना। सुपर कंडक्टिविटी ऐसे उस मटेरियल की क्या है, प्रॉपर्टी है ना। तो देखो बहुत ही सिंपल तरीके से सुपर कंडक्टर, चौथी बात जो है सुपर कंडक्टर की करना है हमको। उसके बाद टेम्परेचर कॉफिशिएंट को समझ लेते हैं। सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर, तो ये भी एक मटेरियल ही है ना। ये भी क्या है, एक मटेरियल ही है। तो इसमें कुछ पॉइंट हमें जानना है तो हम नोट कर लेते हैं फटाफट। तो पहला पॉइंट इसमें ये जानना है कि मटेरियल, सुपर कंडक्टर इज ए मटेरियल, सुपर कंडक्टर इज ए मटेरियल, इट इज ए मटेरियल, it is a special type of material, special type of material whose resistance and resistivity, है ना,
whose resistance and resistivity, whose resistance, whose resistance becomes, whose resistance become zero, become zero at very low temperature, at very low टेम्परेचर, है ना। तो सुपर कंडक्टर क्या है, एक मटेरियल है, स्पेशल टाइप का मटेरियल है, स्पेशल टाइप का मटेरियल है हुज रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है एट वेरी लो टेम्परेचर, है ना। एक पॉइंट ये जानना है आपको, सुपर कंडक्टर की इस प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टी बाय व्हिच, है ना, दिस प्रॉपर्टी ऑफ सुपर कंडक्टर इज नोन एज सुपर कंडक्टिविटी, दिस प्रॉपर्टी, है ना, प्रॉपर्टी बाय व्हिच द रेजिस्टेंस, है ना, प्रॉपर्टी बाय व्हिच, चलो ऐसे लिख देते हैं, प्रॉपर्टी बाय व्हिच, property by which, property by which resistance, property by which the resistance, the resistance of material, property by which the resistance of material becomes zero at very low temperature, at very low temperature, low temperature is known as superconductivity, superconductivity, सुपरकंडक्टिविटी। एग्जाम्पल इसका ये है कि 4.2 केल्विन पर एट 4.2 केल्विन पर, 4.2 केल्विन पर एट 4.2 केल्विन रेजिस्टेंस एट 4.2 केल्विन कामा रेजिस्टेंस of mercury, resistance of Hg at 4.2 Kelvin, resistance of Hg नियर अबाउट इक्वल टू जीरो, है ना। अब अलग अलग मैटर के लिए अलग अलग ये टेम्परेचर होता है, और इसी टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर या ट्रांजिशन टेम्परेचर भी बोलते हैं। तो इस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन टेम्परेचर, ट्रांजिशन टेम्परेचर या ORR क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर, इसको क्रिटिकल टेम्परेचर भी बोलेंगे और ट्रांजिशन टेम्परेचर भी बोलेंगे। इसका मतलब कि किसी भी सुपर कंडक्टर के लिए वह, है ना, टेम्परेचर, किसी भी सुपर कंडक्टर के लिए वह टेम्परेचर जिस पर उसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि वह उस सुपर कंडक्टर के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर है। एट क्रिटिकल टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ सुपर कंडक्टर बिकम्स जीरो। तो ट्रांजिशन टेम्परेचर या क्रिटिकल टेम्परेचर की डिफिनीशन भी आपसे पूछी जा सकती है, और अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है, जैसे, है ना। अच्छा, ये जो सुपर कंडक्टर या ऐसा मटेरियल बनाने की जो विधि है, तो वो जो मेथड है, तो हमारे पास एलॉय का ही तरीका है ना। तो Nb3Sn, है ना, टिन के साथ नायोबियम,
है ना, NB3SN। तो इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है ये 18.5 केल्विन के आसपास है। अब देखो यहाँ हमारे लिए समस्या क्या है, समस्या ये है कि भाई हम रेजिस्टेंस को तो कम कर सकते हैं लेकिन इस टेम्परेचर को अचीव करना थोड़ा मुश्किल है। अब देखिए जब हमने एलॉय का सहारा लिया तो देखो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो गया। अब 4.2 केल्विन के रिस्पेक्ट में 18.5 केल्विन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी 18.5 केल्विन टेम्परेचर को अचीव करना इतना सरल नहीं है। सुपर कंडक्टर को प्राप्त करने में जो सबसे बड़ी समस्या है वो टेम्परेचर की ही है। और देखो टेम्परेचर यानी हाई टेम्परेचर पर हम सुपर कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी को गेन कर सकें, इसके लिए हमारे पास केवल एक रास्ता है, वही एलॉय फॉर्मेशन का। तो देखो ये नायोबियम के साथ टिन का जो ये एलॉय बन रहा है, अब इसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे और भी बहुत सारे मटेरियल हैं जो हाई टेम्परेचर पर भी सुपर कंडक्टिविटी को शो करते हैं, लेकिन अभी वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, उसमें और भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं। तो सुपर कंडक्टिविटी मीन्स टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का ये रिलेशन हम लोग पढ़ रहे थे, इसीलिए हमने यहाँ पर साथ साथ में सुपर कंडक्टर को भी समझना चाहा। जैसे ट्रांजिशन टेम्परेचर या क्रिटिकल टेम्परेचर की डिफिनीशन पूछी जा सकती है तो उसको आपको लिखना चाहिए, है ना, कि टेम्परेचर एट विच द रेजिस्टेंस ऑफ एनी मटीरियल बिकम्स जीरो दैट इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर और ट्रांजिशन टेम्परेचर, राइट। यहाँ एलॉय के फॉर्मेशन में नायोबियम बहुत अधिक यूज में आया है ना, और भी नायोबियम के एलॉय हैं लेकिन उनका टेम्परेचर कम है, ये टेम्परेचर नहीं है। जैसे NB3Al भी है इस रिस्पेक्ट में, NB3 है ना नायोबियम, NB मीन्स नायोबियम, है ना, तो दैट इज NB3Au भी है। अब Au गोल्ड तो भाई महंगा होगा, है ना, तो इसलिए ये चीज़ें हमें नहीं मिल सकती, तो मीन्स हम इनका यूज नहीं कर सकते, बड़े पैमाने पर तो नहीं कर सकते, एक्सपेरिमेंट के लिए भले कर लें। तो यहाँ से अगर हम डिफाइन कर दें तो टेम्परेचर एट विच, है ना, टेम्परेचर एट विच रेजिस्टेंस बिकम्स जीरो, टेम्परेचर एट विच resistance becomes zero, at which resistance becomes zero, है ना, resistance becomes zero, that is known as, that is what, critical temperature। इसका ग्राफ देखो ऐसे बना हुआ है, क्रिटिकल या ट्रांजिशन टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर, इसका ग्राफ ऐसे है, टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का, है ना। तो यहाँ पर जो है इसका ग्राफ ऐसे ही है, 4.2 पर 4.2 केल्विन पर ये सीधा इस प्रकार से ग्राफ देता है ना। तो ये टेम्परेचर, ये जो है रेजिस्टेंस है ना, यहाँ पर ये इस पर क्या है, टेम्परेचर है, इस लाइन पर टेम्परेचर है और यहाँ पर है रो या आर, है ना। तो वो जो एक टेम्परेचर है पर्टिकुलर, उसी टेम्परेचर को हम क्रिटिकल टेम्परेचर बोलेंगे। अब हम लोग टेम्परेचर कोएफिशिएंट देखेंगे, मैथमेटिकली कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो
रेजिस्टेंस पर कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा, कितना घटेगा या बढ़ेगा, इसको हम मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम फार्मूले को डिराइव करेंगे। तो क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टेंस, तो अगला जो हमारा पॉइंट है, अगली चीज जो हमें डिस्कस करना है, तो अगली चीज हमें जो डिस्कस करना है, तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। देखो समझो, मान लो कोई रजिस्टर है हमारे पास ऑलरेडी, मान लो ये कोई रजिस्टर है ना। अब सब एक्सपेरिमेंटली ही है, जैसे ये कोई रजिस्टर है इस प्रकार से हमारे पास, इसका पहले टेम्परेचर कितना है, T है, और इसका रेजिस्टेंस R है। चलो रजिस्टर अच्छे से बना दिया, है ना। ये कोई रजिस्टर है जिसका टेम्परेचर T है और रेजिस्टेंस R है। तो हमने क्या किया, हमने T से टेम्परेचर बढ़ा दिया, T प्लस dt, ये टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया। तो इसका मतलब कि ये जो R है ना, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस R से बढ़ करके कहाँ पहुंच जाएगा, हम इसको R0 भी मान सकते हैं, है ना, चाहे हम R0 से चलो R प्लस डी आर, है ना, R प्लस डी आर। तो यहाँ से क्या हमें एक्सपेरिमेंटली क्या मिला है कि ये जो इंक्रीमेंट या, है ना, ये बढ़ भी रहा है या घट भी रहा है, दोनों, यानी डी आर जो है उसको प्लस माइनस भी करके हम चीजें कर सकते हैं। अभी हम ऐसे ही देखते हैं। तो यहां से एक चीज ये है कि डी आर प्रोपोर्शनल डी टी, है ना, कितना टेम्परेचर बढ़ाया गया, और ये डी आर प्रोपोर्शनल ये आर के लिए भी है ना। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम दोनों इक्वेशन को मिला दें, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, अगर हम इस दोनों को मिला दें तो डी आर प्रोपोर्शनल, है ना, क्या हो जाएगा, आर इंटू डी टी, है ना। तो यहाँ से साइन को हम हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे, तो यहाँ से डी आर इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर इंटू डी टी, है ना। तो दैट इज डी आर। तो हमें चूंकि फाइनल रेजिस्टेंस चाहिए, तो हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी आर कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे हम। तो मान लो कि इनिशियल रेजिस्टेंस R0 है, फाइनल रेजिस्टेंस RF है, तो TR को हम इंटीग्रेट करेंगे R0 से RF तक। अब देखो, अगर ये कोएफिशिएंट है तो ये भी बाहर रहेगा, और R जो है वो भी क्या है, फिक्स है, R0 है, तो वो भी बाहर ही रहेगा। तो यहाँ से इंटीग्रेशन, है ना, क्या क्या, अल्फा आर डी टी, तो ये क्या हो जाएगा, डी आर का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक किया गया है, R0 से, यानी इनिशियल रेजिस्टेंस टू फाइनल रेजिस्टेंस RF तक, और अल्फा और R बाहर आ जाएगा, तो dt को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से, है ना, t इनिशियल से t फाइनल तक, है ना, t इनिशियल से, या चलो T0 से TF तक कर लेते हैं, dt को इंटीग्रेट। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, R फाइनल मीन्स माइनस R इनिशियल, दैट इज R0 इक्वल टू अल्फा। अब ये स्टार्टिंग का है तो इसे ही हम R0 भी बोल देंगे, और T फाइनल माइनस T इनिशियल मीन्स डेल्टा T,
है ना। तो यहाँ से हमें फाइनल रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला कैसे मिल जाएगा, आर नॉट, है ना, आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा डेल्टा टी। यहाँ से आर नॉट को कॉमन ले लो तो आर फाइनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर नॉट विद इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, है ना। अल्फा ही यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। अल्फा ही यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। यहाँ से देखो अल्फा को भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, कई बार अल्फा भी कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाएगा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, आर एफ, चलो इस तरफ कर लेते हैं। देखो इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू आर एफ अपान आर नॉट। एक को उधर ले जाओ तो अल्फा इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू आर एफ अपान आर नॉट -1। तो ये क्या मिलने वाला है हमको, आर एफ माइनस आर नॉट अपान आर नॉट, दिस इज इक्वल टू अल्फा इंटू डेल्टा टी, मीन्स अल्फा दैट इज, अल्फा ही क्या है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। तो दिस इज इक्वल टू आर एफ माइनस आर नॉट अपान आर नॉट इंटू डेल्टा टी। तो ये अल्फा हमें मिला दैट इज टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। टेम्परेचर काफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, टेम्परेचर काफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। तो इस प्रकार से टेम्परेचर का से फाइनल रेजिस्टेंस कितना बढ़ेगा हम कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। यहाँ से एक चीज बहुत ही क्लियर है कि कंडक्टर के लिए, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और एलॉय, है ना। तो कंडक्टर के लिए तो अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये चीज लिख लिया जाए, ये मिटा दिया जाए। यहाँ से यही देख लो, यहाँ से कंडक्टर के 3 केस है ना, कंडक्टर, टेम्परेचर कॉफिशिएंट किसके किसके लिए, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और एलॉय। ये यहाँ पर भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर किसके लिए, यानी अल्फा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू कंडक्टर के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए और फिर एलॉय के लिए, है ना। तो कंडक्टर के लिए तो अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, सेमीकंडक्टर के लिए नेगेटिव होगी और एलॉय के लिए 0 होगी, है ना। एलॉय के लिए क्या होगी, 0 होगी। आर एफ, हाँ, एलॉय के लिए 0 होगी। तो ये 3 बातें भी हम साथ साथ में ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन करते समय इन चीज़ों का यूज होगा। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये चीज़ें हमें साफ साफ नज़र आएंगी, इनका यूज होगा क्वेश्चन करते समय।